नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। नींबू के बाग को नुकसान पहुंचाने वाले रोगों का नियंत्रण। घर की छत से गिरने वाले वर्षा जल का संरक्षण। हमारे प्रदेश में नींबू के बाग सभी स्थानों पर देखे जा सकते हैं और जिन बागवान भाइयों ने इसके बाग लगा रखे हैं, लेकिन इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के कारण बागों में रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है। तो अब नींबू के रोगों की रोकथाम कैसे करें, इसकी जानकारी लेते हैं। हमारे किसान भाई जो लेमन का, जो नींबू का खेती खास करके करते हैं, उसमें बरसात में खास करके एक बहुत बड़ी समस्या होती है जो साइट्रस कैंकर के नाम से जाना जाता है। तो ये साइट्रस कैंकर खास करके नींबू में बहुत ही घातक है, हानिकारक है और हमारे किसान भाई को काफी नुकसान इससे होता है। साइट्रस कैंकर ये जीवाणु जनित रोग है। इसकी पहचान बात करें तो इससे संक्रमित पत्तियों, फलों और टहनियों पर कत्थई रंग के गोल गहरे धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे सूखकर कठोर हो जाते हैं। अधिक संक्रमण पर ये फलों पर भी दिखाई देने लगते हैं। नई पत्तियों पर ये दाग पीछे की ओर देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए किसान भाई आप जान लें, जब भी बरसात का मौसम शुरू होता है तो उसके लिए सबसे पहले आप देखिए कि जो बगीचा आपका है तो वहाँ पर से जितना भी पत्ती सूखी हुई है जो आपके बगीचा में गिरा हुआ, उसको एकत्र कर लीजिए। और जो इस तरह से बीमारी टहनी हो या पत्ती हो या फल में, तो उसको भी आप इकट्ठा करके बरसात के पहले ही आप इसको दफना दें, जला दें या उसको मिट्टी के नीचे गाड़ दें। तो इससे भी आपको फायदा होगा। इसके बाद भी जब बरसात खत्म हो तो उसके बाद भी इसी प्रक्रिया की एक बार जरूर आप करें। तो उससे साफ सुथरा आपका अगर बगीचा रहता है नींबू का, तो ये रोग से आपको निजात मिलेगा, कम होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त किसान भाई स्टेप्टोसाइक्लिन जो आती है दवाई, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। स्टेप्टोसाइक्लिन 0.0525% का छिड़काव पानी में घोल के छिड़काव करेंगे तो इससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। गमोसिस ये रोग नींबू वर्गीय फसलों में कवक द्वारा होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षणों की बात करें तो तने की छाल में सड़न, गोंद निकलना, जड़ों का सड़ना और पत्तियां पीली होकर पौधा सूखना दिखाई पड़ता है। कवक के बीजाणु मिट्टी में पड़े रहते हैं जो नमी प्राप्त होने पर तने में संक्रमण फैलाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगरोधी मूलवृंत का प्रयोग करें। नींबू के बागों में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। नींबू वर्गीय फसलों की अनियमित कटाई छटाई से बचें। रोग ग्रसित स्थान को चाकू से साफ कर रिडोमिल या फिर ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम की 100 ग्राम मात्रा का लेप करें। उसके बाद अलसी का तेल चारों ओर लगाएं। दूसरी बात एक ये जान लें किसान भाई, जब बरसात तो शुरू होता है तो पूरे पौधे में बरसात से पूर्व बोर्डक्स मिक्सचर जो होता है उसका आप एक से दो बार, एक बार जब बरसात शुरू हो उससे पहले और एक बार बरसात जब खत्म हो तो उस समय भी आप बोर्डक्स मिक्सचर जिसमें 5 अनुपात में 5:5:50 यानी 5
मात्रा जो है चूना का कॉपर सल्फेट का रहेगा, और 5 ग्राम अगर करते हैं तो 5 ग्राम कॉपर सल्फेट रहेगा, 5 ग्राम चूना रहेगा और 50 ग्राम पानी रहेगा। तो इस तरह से अगर उसको मात्रा को उसी रेशियो में आप बढ़ा सकते हैं, तो इसको बरसात से पहले आप इसका मिक्सचर बना के आप स्प्रे कर देंगे पूरी पत्ती को, टहनी को, जड़ सहित। इसी प्रक्रिया को आप बरसात के बाद भी करेंगे तो इस रोग से आपको निजात मिलेगा। डाइबैक रोग। नींबू वर्गीय फसलों में इस रोग के फैलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे रोग कारक कवक द्वारा कीटों का संक्रमण, पोषक तत्वों का असंतुलन, वातावरण में बदलाव, शस्य क्रियाओं से छेड़छाड़, अनियमित छटाई, निराई गुड़ाई गहरी करना, नमी का अभाव आदि। इस रोग में पौधे की शाखा ऊपर से नीचे की ओर सूखना शुरू हो जाती है। रोगग्रस्त पौधे में फूल व फलन कम प्राप्त होता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखाओं को काटकर नष्ट कर देना चाहिए। कटे भागों पर बोर्डो मिश्रण का लेप करना चाहिए। जड़ों में गहराई से निराई ना करें। 15-15 दिन के अंतराल पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी। की गंभीर समस्या को देखते हुए न्यूज 18 नेटवर्क ने चलाई पानी को बचाने के लिए मुहिम, जिसके तहत हम देश के अलग अलग हिस्सों से पानी संरक्षण के बारे में नई नई तकनीकियों को बताते हैं। इसी के अंतर्गत आज हम आपको मिलवा रहे हैं अतुल कुमार वर्मा से, जो अपने घर में जल संरक्षण की तकनीकी अपनाए हैं। तो मिलते हैं इनसे। पानी की जो समस्या आजकल चल रही है, हम लोग तो कॉलोनी में रहते हैं और यहाँ पर प्राय बोरिंग लेवल छोड़ देता है, जलस्तर नीचे चला होता जा रहा है। तो ये तो समस्या सारी जगह पे है। अब उसको बचाना पड़ेगा ही, ताकि हम भी सुरक्षित रहे, हमारे आने वाली अगली पीढ़ी भी सुरक्षित रहे। पानी ही जीवन का आधार है। अगर धरती पर पानी नहीं होगा तो किसी भी प्राणी का जीवन संभव नहीं है। फिर भी पानी का महत्व सभी लोग नहीं समझ रहे हैं। देश के कई राज्य सूखे की मार झेल रहे हैं। सिंचाई के लिए तो दूर की बात, पीने वाले पानी के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही भयावह है। अगर हम आज नहीं चेतेंगे तो हमारा कल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम अपने स्तर पर जल संरक्षण के लिए कुछ जरूर करें। इसके लिए हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि जो घटते जल स्तर से बचने का तरीका यही है कि जो बारिश का पानी आ रहा है इसको सुरक्षित किया जाए। जो नाले में बह जाता है, नाले से नदी में बह जाता है, यदि हम उसको कुछ हिस्सा रोक लेते हैं तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। और ये कम से कम सरकार का ही काम नहीं है, ये हमारा भी काम है, दायित्व है, अपने लिए भी, अपने लोगों के लिए भी। और हम भी कई लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, और सरकार का सहयोग होगा तब और ज़्यादा तीव्र गति से लोग सक्रिय होंगे। तो इसको जो है बहुत ज़्यादा सक्रियता की ज़रूरत है और जन चेतना की ज़रूरत है। लोगों को ये समझना पड़ेगा। अभी जब समझ में नहीं आएगा तो कब समझेंगे। पानी बचाने के लिए गांव से लेकर शहरों तक हर किसी को कदम बढ़ाने की जरूरत है। किसान तो इसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। शहरों कस्बों में रहने वालों की भी जिम्मेदारी कम नहीं है। वे भी जल संरक्षण के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने किया। हमारा मकान जो है 2600 स्क्वायर फीट में है, तो उसमें छत का पानी जो बह के चला जाता है नाले के माध्यम से, सीवर के माध्यम से चला जाता है नदी में, तो इसको रोकने के लिए हमने 5 बाई 3 का गड्ढा खोदे हैं। आप बाहर जो छत का पानी आता है बाहर, उसके लिए गड्ढा खोदा गया, जिसकी लंबाई चौड़ाई 5 × 3 है और गहराई 5 फीट है। मतलब 75 घन फुट की गड्ढा तैयार किया गया। अब उसमें जैसा उन्होंने कहा था कंक्रीट मिलाना है, सोख्ता लगाना है, तो इस तरीके से उसमें 2800 लीटर पानी की बचत होगी। बारिश होगी जितना भी पानी हमारा नाले में ना जाके सीधे गड्ढे में भर के जमीन के अंदर जाएगा।
इन्होंने छत से गिरने वाले पानी को भूजल रिचार्ज संरचना से जोड़ा है। अगर आप भी अपने यहाँ ये संरचना बनाने की सोच रहे हैं तो गड्ढे का आकार अपनी जगह के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके तह में सबसे पहले पत्थर बालू डालना जरूरी होता है। सबसे पहले मोटे पत्थर, उसके बाद छोटे छोटे पत्थर और उसके बाद बजरी या फिर मोटी बालू भरें और ऊपर 1 से 1.5 फीट खाली रखें। ये उपाय भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने में काफी उपयोगी है। इसके अलावा आप वर्षा जल को टंकियों से जोड़ सकते हैं। इस प्रकार एकत्रित जल का प्रयोग सामान्य घरेलू उपयोग में कर सकते हैं। और इस तरीके से अभी हमको बाथरूम का भी व्यवस्था करना है। बाथरूम में टॉयलेट छोड़कर बाथरूम का पानी, नहाने, कपड़ा धुलने का, बर्तन धुलने का, इस तरह की जो पानी जो वेस्टेज जाते हैं, इसको भी अभी नाली से पाइप से जोड़ते हुए एक अलग हमको बोरिंग कराना होगा जो सीधे ज़मीन में चला जाए पानी। तो अगर हमारा तो लगता है कि 70 से 80% पानी तो प्रतिदिन हम बचत कर लेंगे जो डेली यूज में है, फिर रिसाइकिल होकर हमारे साथ फिर यूज में आएगा पानी। तो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं हम भी, जो है कुछ लोगों को दिखाया भी हमने और लोग भी प्रेरित हो रहे हैं। अब किसी के पास जगह, सबका घर का डिज़ाइन अलग अलग है, किसी के पास जगह किस तरीके का है, तो हर तरीके से मतलब कई तरीके से जल संरक्षण किया जा सकता है। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, मूंगफली एक ऐसी फसल है जो तिलहन के रूप में अपनी विशेष पहचान रखती है। इसकी खेती करने से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ने के साथ किसान की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। इसी लाभ को देखते हुए प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने मूंगफली की बुवाई की है। इस फसल की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए आपको मूंगफली की फसल में निराई गुड़ाई, सिंचाई प्रबंधन के साथ कीट रोगों के नियंत्रण पर भी विशेष ध्यान देना होगा। तो इन सब कार्यों को किसान कैसे करे, इस बारे में जानते हैं। आज अपन मूंगफली फसल के वैज्ञानिक विधि से उत्पादन के बारे में चर्चा करेंगे। मूंगफली की फसल में निराई गुड़ाई करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खरपतवार रहित जो फसल है वो अच्छी पैदावार देती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई सबसे उपयुक्त तरीका है। निराई गुड़ाई के लिए ध्यान रखना चाहिए कि मूंगफली की फसल में तंतु, जिसको पैग कहते हैं, पैगिंग, जब फूल में निषेचन होने के बाद में फूल जब मिट्टी में प्रवेश कर रहा होता है उससे पहले निराई गुड़ाई कर लेनी चाहिए होती है, क्योंकि जब पैगिंग डिस्टर्ब अगर हो जाएगी निराई गुड़ाई से तो फिर वो पैग से दाना नहीं बन पाएगा। तो 30 दिन से पहले निराई गुड़ाई पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेनी चाहिए, उसके बाद में निराई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। इस समय खेत में ज़्यादा खरपतवार उग रहे हैं तो अब निराई गुड़ाई तो कर ही नहीं जा सकती, न कोई कीटनाशक का स्प्रे किया जा सकता है। तो इस अवस्था में खरपतवार रहित खेत रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए खेत खरपतवारों को हाथ से ही उखाड़ना लाभदायक रहता है। किसान भाइयों, मूंगफली की खेती करने से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ने के साथ किसान की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। इसी लाभ को देखते हुए प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने मूंगफली की बुआई की है। उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है। इसकी आगे भी अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए जरूरी प्रबंधों में सिंचाई के साथ जल निकास की उचित व्यवस्था करनी होगी। बरसात अगर नहीं आ रही है लंबे समय तक तो पानी की आवश्यकता बहुत है। मूंगफली की फसल को रेनफेड करना बहुत मुश्किल है, तो पानी की जो है क्रांतिक अवस्थाओं की अपन चर्चा करें तो एक तो फूल आते समय, फूल आकर जो है जो जिसको तंतु कहते हैं, तंतु जो पैगिंग जिसको कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में बात करते तो तंतु जो उस समय मिट्टी में पानी उपलब्ध रहना आवश्यक है, नहीं तो वो फूल में निषेचन होने के बाद में वो तंतु मिट्टी में प्रवेश ही नहीं करेगा और दाना नहीं बनेगा। और एक दूसरी जो अवस्था है वो दाना पकते समय, उस समय दाना बनते समय भी मिट्टी में पर्याप्त नमी होना चाहिए। मूंगफली की फसल में काला रॉट रोग की
पहचान की बात करें तो यह मूंगफली का बीज जनित रोग है। इस बीमारी के लक्षण पौधों के उस भाग पर प्रकट होते हैं जो मिट्टी की सतह से लगा होता है। यह रोग पौधों के आधार को कमजोर कर देती है, जिससे पौधे गिर जाते हैं एवं सूखकर मुरझा जाते हैं। इन प्रभावित पौधों के सूखी सड़न वाले स्थान पर रोगजनक फफूंद की उभरी हुई काली काली रचनाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस रोग के कारण मूंगफली की फली और चारे की पैदावार में भारी नुकसान होता है। मूंगफली के खेत में एक विशेष जो समस्या है वो है काली जड़ की समस्या। काली जड़ की समस्या से बचाव के लिए किसान को ट्राइकोडर्मा 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को लगभग 100 किलोग्राम गोबर के खाद में मिला के छाया में अच्छी तरीके से मिला के छाया में सुखा दें और फिर पूरे खेत में उसको बुरकाव कर देना चाहिए, जिससे वो ट्राइकोडर्मा जो है वो एक फंगस है जो काली जड़ वाली फंगस को नष्ट करती है। तो ट्राइकोडर्मा का उपचार से के प्रयोग से काली जड़ से निदान पाया जा सकता है। किसान भाइयों, मूंगफली की फसल की एक गंभीर बीमारी है टिक्का। यह फफूंद से होती है। रोग के लक्षण पौधे के पत्तियों के ऊपरी सतह पर धब्बे रूपरेखा में गोलाकार से अनियमित आकार के दिखाई देते हैं। बाद में इन धब्बों की निचली सतह का रंग काला होता है। पौधे धीरे धीरे सूख जाते हैं। मूंगफली में टिक्का की जो बीमारी है लगभग 40 दिन के बाद ही आती है। टिक्का में क्या होता है, मूंगफली के पत्तों पे धब्बे से हो जाते हैं, तो इनके लिए कार्बेंडाजिम का स्प्रे कर देना चाहिए। ज्यादा कीटनाशक, कवकनाशक और इन रसायनों का स्प्रे करने से जो वातावरण है और मृदा है उसका बैलेंस, बायोलॉजिकल बैलेंस है वो गड़बड़ाता है। इससे क्या होता है, फिर जो लाभदायक कीट है, लाभदायक जो फंगस है वो भी नष्ट होते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव बोरी, जिला उदयपुर के किसान नरेंद्र सिंह ने। आप अदरक की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो नरेंद्र सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जिन किसान भाइयों ने अदरक का फसल लगा रखा है और उनका पौधा जो है लगभग 60 दिनों का हो चुका है, वो जो अभी के समय जो है फेरस सल्फेट जो है 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जो है सो अपने खेत में छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सो हम लोग 10 से 12 केजी बोरेक्स जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है खेत में अभी दे सकते हैं। और जैसे कि अभी सिंचाई की बात करें तो सिंचाई की तो अभी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब सितंबर अक्टूबर में जब गांठ बनने के समय जो है इसकी हल्की सिंचाई कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण की जैसे अगर बात करें तो इसके लिए जो है समय समय पर जो है सो निकाई गुड़ाई करने की आवश्यकता है। इसमें 4 निकाई गुड़ाई करनी होती है, पहला 40 दिन बाद और शेष 1 माह के अंतराल पे करनी होती है। प्रत्येक निकाई गुड़ाई के बाद जो है सो हम लोग इसमें जो है सो जड़ों में मिट्टी चढ़ाने का काम जो है अवश्य कर ले। जैसे अभी के समय कीट नियंत्रण की बात करें तो इसमें जो पहला अभी कीट लगता है वो तना छेदक है। इसके लिए जो है सो हम लोग जो प्रभावित भाग है उसको काट के हटा दें और इसके लिए जो डाइमिथोएट है 0.03% इसका हम लोग जो है सो छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो कीट लगता है वो है मैगोट। इसके लिए जो हम लोग ये मिथाइल पैराथियोन जो है 0.05% जो है छिड़काव कर सकते हैं। जीवाणु उकठा रोग। इस रोग के कारण तने पर जमीन की सतह के पास जलसिक्त धब्बे या पतली लंबी धारियां दिखाई देती हैं। प्रभावित तना व प्रकंद चिपचिपा हो जाते हैं तथा उनसे दुर्गंध आती है। तने को आसानी से खींचकर प्रकंद से अलग किया जा सकता है। यदि प्रभावित प्रकंद के एक छोटे टुकड़े को साफ पानी में थोड़ी देर रखें तो पानी का रंग गंदला या दूधिया हो जाता है।
अब ये जो इसमें रोग लगता है उसके लिए जो रोग है वो है प्रकंड सड़न रोग। इसके लिए जो है हम लोग जो है ब्लाइटॉक्स 50 का घोल बना के जो है सो खेत में छिड़काव कर सकते हैं। बुआई के 240 दिन के बाद जो है सो हम लोग का जो है सो ये अदरक का जो है सो फसल तैयार हो जाता है। इसके लिए जो है सो 240 दिन बाद जो है हम लोग इसका सो खुदाई करके इसका जो है सो छायादार जगह पे जो है इसका भंडारण कर सकते हैं। यदि जीवाणु म्लानी रोग का प्रकोप होता है तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम दवा का प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रकंदों को उठे हुए मेढ़ों पर लगाना चाहिए ताकि जमे हुए पानी से प्रकंद व्याधित ना हो। खेत को साफ सुथरा रखना चाहिए तथा बुवाई के समय पौधों के बीच उचित दूरी रखनी चाहिए। रोग ग्रसित पौधों को प्रकंद सहित उखाड़कर नष्ट कर दें तथा उस स्थान की मिट्टी को ट्राइकोडर्मा हर्जियानाम 8 से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल से तर कर दें। अदरक में जैसा कि अभी बरसात का समय है उस समय जो है सो जल जमा की समस्या जो हो उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए जो है सो बार बार खेत में जाके सो जल निकासी की उचित व्यवस्था पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो है सो खेत में जा के जो हम लोग का कीट लगता है उसके नियंत्रण के लिए सो खेत में जा के उसको देखना पड़ता है। उसके बाद जो है सो किसी प्रकार का अगर रोग बीमारी अगर इसमें दिखता है तो उसके लिए निकटतम जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें हम लोग संपर्क करके जो है इसका उचित उपचार जो है सो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।